आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से। रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड आपके सेकेंड पेपर में भी बहुत यूज़फुल होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, सो दैट कि अदर कैंडिडेट ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? देर आर 4 ऑप्शंस। तो ऑप्शन 1 ए इज़ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बनाना। सेकेंड ऑप्शन इज डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम बनाना। सी ऑप्शन है रिव्यूइंग लिटरेचर, लिटरेचर को रिव्यू करना। एंड डी ऑप्शन है डेटा कलेक्शन। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आप लोगों को मदद मिलेगी थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन वन बाय वन क्या क्या कह रहा है। फॉर्मुलेटिंग a hypothesis, hypothesis are formed after defining the research problem। तो दोस्तों ये बता रहा है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। डिफाइनिंग, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज द मेन एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडक्टिंग एनी रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू इसके बाद आता है दोस्तों। दिस कम आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज को जानने के लिए हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। डेटा कलेक्शन इज द मतलब मच लेटर ऑप्शंस विच कम्स इन द रिसर्च फॉर्मुलेशन। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज द first step of the research process is defining a research problem. Got? Okay, so go ahead, come to the next question. Next question is talking about in which research design is randomization considered an essential feature। randomization कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का एसेंशियल फीचर जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन रिसर्च का, सेकेंड ऑप्शन हिस्टोरिकल रिसर्च का, सी ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, डी ऑप्शन केस स्टडी का। बताइए दोस्तों कौन सी रिसर्च डिज़ाइन में रैंडमाइजेशन एक इसेंशियल फीचर माना जाता है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, और इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन सी कैसे राइट आंसर है ये देख लीजिए दोस्तों। अब क्या क्या है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या फोकस होता है? डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन को बिना मैनिपुलेट किए ही हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, एक्सपेरिमेंट को नहीं, सिर्फ पास्ट इवेंट को ही रैंडमाइजेशन के शो कराते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिक्वायर रैंडमाइजेशन टू असाइन सब्जेक्ट टू डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही रैंडमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। केस स्टडी में डेप्थ स्टडी होती है किसी सिंगल केस का, टिपिकली विदाउट रैंडमाइजेशन, इसमें रैंडमाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता कौन सा ऑप्शन नहीं है? क्वालिटेटिव रिसर्च आप जानते हैं कि ये विस्तारपूर्वक वर्णन करने वाला रिसर्च होता है। तो सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्मॉल सैम्पल साइज, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस, एंड ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है एक सब्जेक्टिव टाइप का रिसर्च होता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। तो ये तो इसका ऑप्शन होगा ही। स्मॉल सैम्पल साइज
एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, एक्सप्लोरेटरी भी होता है नेचर में, लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस नहीं होता है इसमें। तो न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा, न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन? सब्जेक्टिव इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑन नॉन न्यूमेरिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा। सैम्पल साइज टिपिकली यूज स्मॉल फोकस ग्रुप, तो स्मॉल इंटरव्यूज फोकस ग्रुप इस स्मॉल सैम्पल साइज पे फोकस करता है क्वालिटेटिव रिसर्च। न्यूमेरिकल डेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है दोस्तों, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं हो सकता। एक्सप्लोरेटरी नेचर, क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर ही होता है एक्सप्लोर करना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड। बताइए दोस्तों, कौन सा वेरिएबल होता है जो एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट किया जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है, द आउटकम और रिस्पॉन्स मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट विद द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? व्हाट इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड? तो इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम्स। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, इन्फ्लुएंस नहीं होने देता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंस दैट एंड अफेक्ट बोथ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट। यहाँ पर रिसर्चर एक्सपेरिमेंट रिसर्च में इसको क्या करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता रहता है अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एम्पिरिकल रिसर्च रिलाई ऑन? एम्पिरिकल रिसर्च किस पे रिलाई करता है? पर्सनल ओपिनियंस पे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पे, सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा पे, इंट्यूशंस पे। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है पर्सनल ओपिनियन नॉट वैलिड इन एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च में पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता दोस्तों, तो चाहे किसी भी टाइप की रिसर्च हो इसको हम अवॉइड ही करते हैं। थ्योरेटिकल और लास्ट ऑप्शन देख लीजिए इंट्यूशन। तो इंट्यूशंस भी किसी ऑब्जर्वेशन अपोजिट होता है, ये एम्पिरिकल रिसर्च का पार्ट नहीं हो सकता और किसी भी रिसर्च का पार्ट नहीं हो सकता दोस्तों। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस में से दोनों में से कोई एक होगा। तो एम्पिरिकल रिसर्च दोस्तों बेसिकली सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा पर रिलाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? एम्पिरिकल रिसर्च टेस्ट थ्योरीज बट फोकसेस ऑन डेटा। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन डेटा का कलेक्शन होना चाहिए। सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस जो होता है दोस्तों ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ ही जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नल हाइपोथेसिस। इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों बताइए नल हाइपोथेसिस को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस क्या होता है दोस्तों? रिलेशनशिप, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोई भी रिलेशनशिप वेरिएबल में नहीं, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल में। ऑप्शन सी कह रहा है नेगेटिव रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल में। ऑप्शन डी कह रहा है वन वेरिएबल अफेक्ट द अदर वेरिएबल। बताइए दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो आइए चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, हमको आंसर पता चल जाएगा। अ नल हाइपोथेसिस अज्यूम, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे।
there is no relationship. Null hypothesis assumes no effect, no relationship, right? There is a positive relationship. This would be an alternative hypothesis. Alternative hypothesis का ऑप्शन है पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला. नेगेटिव रिलेशनशिप भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ऑप्शन है. कैजुअली पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो सही नल हाइपोथेसिस का जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों वो है नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए दो वेरिएबल अगर आप रिसर्च में फाउंड करते हैं तो ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च एम टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. देखिए दोस्तों हम बहुत सारे टाइप्स का रिसर्च जानते हैं लेकिन बेसिक रिसर्च जो होता है वो क्या होता है. अप्लाइड रिसर्च सॉल्व करता है इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के. फंडामेंटल रिसर्च सॉल्व करता है. थ्योरेटिकल रिसर्च सॉल्व करता है. दोस्तों इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. दोस्तों अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो हमारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली इमीडिएट सॉल्व करने की कोशिश करता है. आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अप्लाइड रिसर्च सही है कि नहीं. एम टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इश्यूज. ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ द राइट आंसर. बेसिक रिसर्च क्या है दोस्तों देख लीजिए. फोकस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन. एप्लीकेशन नहीं होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो एक्सपेंड नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है. फंडामेंटल रिसर्च का सिमिलर टू बेसिक रिसर्च होता है दोस्तों, थ्योरी बिल्डिंग के लिए मदद करता है. थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होता है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं. तो बचता कौन सा है, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च इज द राइट आंसर दोस्तों. ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. विच मेथड इज टिपिकली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर डेटा कलेक्शन. क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा. तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन. ऑप्शन ए सर्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशंस एंड ओपन एंडेड इंटरव्यूज़, ऑप्शन डी क्वेश्चनेयर विथ फिक्स्ड रिस्पॉन्सेस. बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा. आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे आंसर पता चल जाएगा हमें. सर्वेस क्या कहते हैं, बेसिकली कॉमन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च. ये तो सर्वे पार्ट नहीं हो सकता. स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन ये पार्ट नहीं हो सकता. स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या कहते हैं, ओपन यूज टू क्वांटिटेटिव, ये भी क्वांटिटेटिव के लिए होता है. ऑब्जर्वेशन एंड ओपन एंडेड इंटरव्यू टिपिकली इन क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन. ठीक है दोस्तों. क्वेश्चनेयर विथ फिक्स रिस्पॉन्सेज, क्वालिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग स्ट्रक्चर डेटा. तो ठीक है दोस्तों, फॉर डेटा कलेक्शन मेजर करने के लिए हम क्वेश्चनेयर एंड फिक्स रिस्पॉन्सेज लेते हैं. मेथड मेजर करने के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च को डेप्थ में एक्सप्लोर करने के लिए. तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम डेटा कलेक्शन करने के लिए ले रहे हैं तो फिक्स रिस्पॉन्सेज ही हम देते हैं वहाँ पे. ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. तो देखिए ऑप्शन ए है इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स तो नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी सिंपल एंड टेस्टेबल. नहीं दोस्तों, ये सिंपल और टेस्टेबल होनी चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग बताइए क्या हो सकता है. ऑप्शन सी इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फिलोसफिकल आइडियाज़. हाइपोथेसिस और फिलोसफिकल आइडियाज़ का कोई कनेक्शन ही नहीं है दोस्तों. डी इट शुड नॉट बी फॉल्सिएबल. तो देखिए क्लियर कट आंसर बी, ऑप्शन बी को जाता है. तो इट शुड बी सिंपल एंड टेस्टेबल. ठीक है दोस्तों, हाइपोथेसिस सिंपल और टेस्टेबल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ना ही फिलोसफिकल होनी चाहिए और ना ही फॉल्सिएबल होनी चाहिए. आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सिंप्लिसिटी इज़ प्रेफर फॉर क्लियर टेस्टिंग. ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए. या गुड हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड एम्पिरिकली. ठीक है दोस्तों, नो नॉट इट इज़ नॉट एम्पिरिकल एविडेंस. चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं. फॉल्सिएबल तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में अलाउड ही नहीं होता है दोस्तों. आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है और इसका
आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। द सैम्पलिंग टेक्निक्स वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज कॉल्ड। दोस्तों ये सैम्पलिंग टेस्ट टेक्निक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आपने अगर सैम्पलिंग पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। वो सैम्पलिंग टेक्निक्स बताइए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है दोस्तों। तो कौन सी सैम्पल टेक्निक्स है? सिस्टमेटिक सैम्पल टेक्निक्स, बी क्लस्टर सैम्पल टेक्निक्स, और सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपको बता देती हूँ मैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ द राइट आंसर। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने इंक्लूड किया है सो दैट कि आप हर जितने भी ऑप्शन है उसके भी आंसर जान पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या करती है दोस्तों? सेलेक्ट सैम्पल्स बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड इंटरवल्स, नॉट रैंडम। रैंडम नहीं होती दोस्तों, और ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रैंडम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपल एंटायर ग्रुप रदर दैन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल भी इक्वल चांस इंडिविजुअली नहीं दिया जा रहा है, मेंबर ईच मेंबर को नहीं मिल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में ईच मेंबर पूछा गया है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग श्योर ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें पूरा चांस रहता है सिलेक्शन का। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। स्ट्रेटिफाइड भी देख लीजिए, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा, ग्रुप्स में बांटती है सबसे पहले पॉपुलेशन को। स्ट्रेटा मतलब ग्रुप होता है, और सैम्पलिंग करने से पहले, बट नॉट प्योरली रैंडम, रैंडम नहीं होती दोस्तों। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने रखे थे सो दैट कि आप ऑप्शंस के भी बारे में जाने। नेक्स्ट टाइम अगर इससे ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं तो यू माइट बी एबल टू आंसर रिलेटेड टू दीज ऑप्शंस। ओके, तो मुझे लगा कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोग इसको अपने नॉलेज बैंक में इंक्लूड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू।